हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स से प्रैक्टिकल का टॉपिक लेकर के आया हूं। और यह प्रैक्टिकल क्लास में मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, उसमें मैं बोन्स प्रोजेक्शन के बारे में, बोन प्रक्षेप के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और लगातार वीडियो पर, ऑडियो पर ध्यान दे करके आप देखते रहिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बोन्स प्रोजेक्शन जो है एक संशोधित शंकु प्रक्षेप ही है। इस प्रक्षेप को सर्वप्रथम रिगोबर्ट बोन ने बनाया था। समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण इसे बोन का समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप भी कहा जाता है। इस प्रक्षेप की रचना विधि एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप से काफी मिलती जुलती होती है। अंतर केवल इतना होता है कि एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए केवल मानक अक्षांश का विभाजन किया जाता है, जबकि बोन प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए समस्त अक्षांश वृत्तों को विभाजित करना आवश्यक है। अब ये बोन्स प्रक्षेप बनाने के लिए आपको एक मैं प्रश्न लिखाता हूं और फिर उस प्रश्न को मैं बनाने के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, फिर मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो बोन्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो है आपको जो प्रश्न मैं दे रहा हूं, उस प्रश्न से पहले आपको इस प्रक्षेप के बारे में, इसको कैसे आप जानेंगे कि यह बोन्स प्रोजेक्शन ही है, तो इसकी पहचान आप जान लें। और फिर जब पहचान आप जान लेंगे तो फिर इस प्रोजेक्शन का क्या गुणधर्म है और क्या उपयोगिता है, इस पर भी चर्चा कर ही लेता हूं। उसके बाद फिर प्रश्न पर आऊंगा ताकि इस प्रोजेक्शन को बनाने की सार्थकता आप समझ सकें। तो बोन्स प्रोजेक्शन जब आप बनाएंगे तो इसको बनाने में, या आप इसको बना हुआ कोई प्रोजेक्शन हो, उसको आप कैसे मानेंगे कि वह बोन्स प्रोजेक्शन है, तो उसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है, उसमें समस्त अक्षांश वृत्त शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्तों के चाप होते हैं तथा इनके बीच की दूरी समान होती है। दूसरा जो है वह है केंद्रीय मध्याह्न रेखा सरल होती है तथा शेष सभी देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है। तीसरा है समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटते हैं, परंतु केंद्रीय मध्याह्न रेखा से पूर्व अथवा पश्चिम की ओर दूरी बढ़ने के साथ साथ अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन अधिकाधिक तिरछे होने लगते हैं। चौथा है बोन प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध होती है, अतः एक मानक अक्षांश तथा दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेपों के विपरीत इस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित होता है। पांचवा है अलग अलग अक्षांश वृत्तों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अब इसका जो है कुछ गुणधर्म है इस प्रक्षेप का, जो इस प्रकार है। पहला है समस्त अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। दूसरा है केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं की मापनी भी बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप किनारों के समीप स्थित क्षेत्रों की आकृति बहुत विकृत हो जाती है। तीसरा है अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होती है तथा प्रत्येक अक्षांश वृत्त अपने सीमापवर्ती अक्षांश वृत्तों से शुद्ध दूरी पर होता है, अतः इस प्रक्षेप में सम क्षेत्रफल का गुण बना रहता है। चौथा है इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक गोलार्ध को दिखलाया जा सकता है। अब है कि इस प्रक्षेप को बनाने से हमें क्या लाभ है, या फिर हम इस प्रक्षेप को क्यों बनाएंगे, इस प्रक्षेप की बनाने की हमें क्या सार्थकता है। तो इस प्रक्षेप को विश्व के किसी खास हिस्से को
उसको मानचित्र पर दिखाने के लिए इस प्रक्षेप का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो मानचित्रों में खास करके यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बोन प्रक्षेप का बहुतायत प्रयोग होता है, परंतु कम देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि यदि केंद्रीय मध्याह्न रेखा 70 डिग्री पश्चिम चुन ली जाए तो बोन प्रक्षेप पर चिली का एक आदर्श मानचित्र बन सकता है, क्योंकि चिली को आप जब देखोगे तो उसका जो है दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा के बीच में, या फिर आप कहें कि उसका लॉन्गिट्यूडनल जो है यानी कि देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है किसके बनस्पत, अक्षांशीय विस्तार के बनस्पत, इसलिए उसको आसानी से दिखाया जा सकता है बोन प्रक्षेप के द्वारा। इसका कारण है कि बोन प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा के समीप क्षेत्रफल के साथ साथ आकृति भी काफी हद तक शुद्ध रहती है, और केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर स्थित भागों की आकृति में विकृति बढ़ने के बावजूद मध्य अक्षांशों के वितरण एवं सांख्यिकीय मानचित्रों के लिए इस प्रक्षेप का काफी प्रयोग होता रहा है। इसके अतिरिक्त इस मानचित्र पर यानी बोन प्रक्षेप पर फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम आदि देशों में इस प्रक्षेप पर स्थलाकृतिक मानचित्र भी बनाए जाते हैं। तो ये इसका उपयोगिता हुआ कि इस प्रक्षेप को बनाने से क्या इसमें उपयोगिता होता है इसका। अब आइए कि इस प्रक्षेप को बनाने के लिए आपको एक प्रश्न मैं देता हूं, वो प्रश्न आप लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों की सहायता से बोन प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों की सहायता से बोन प्रक्षेप की रचना कीजिए। अब ये आंकड़े क्या दिए हुए हैं, उस आंकड़े को देखिए। मापने दिया हुआ है 1:125 पर 60, 1:125 पर 60। रेखा अंतराल है इसका 15 डिग्री का, रेखा अंतराल 15 डिग्री। मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तर। क्षेत्र विस्तार 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरीय विस्तार देखें तो 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट देशांतर। यानी अब फिर से मैं यदि इसको रिपीट कर दूं तो स्केल इसका है 1:125 पर 60। इंटरवल है इसका 15 डिग्री। स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री नॉर्थ। एरिया एक्सटेंशन है 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 15 डिग्री ईस्ट टू 165 डिग्री ईस्ट। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो इस तरह से आपको जो आंकड़े दिए हुए हैं, अब इस आंकड़े को क्या करना है कि इस आंकड़े को पहले कि किस आंकड़े को कहाँ आपको जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से फिर इसको थोड़ा सा खोजेंगे कि कौन सा आंकड़ा हमारे लिए जरूरत का आंकड़ा है। तो इसको बनाने के लिए जो है आलेखी विधि का हम प्रयोग करते हैं। आलेखी विधि का प्रयोग करके ग्राफिकल मेथड का प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहले अब हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहला है स्केल दिया हुआ है आपका 1:125 पर 60 दिया हुआ है। दूसरा है इसका इंटरवल जो है वो दिया हुआ है 15 डिग्री। तीसरा है स्टैंडर्ड पैरेलल कितना है 45 डिग्री। चौथा है अक्षांशीय विस्तार, इसका देखें तो 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, ये दिया हुआ है। पांचवा है देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये है 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट टू 165 डिग्री ईस्ट। छठा है दी गई मापनी के अनुसार लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास रेड्यूस्ड रेडियस ऑफ द अर्थ स्फीयर। तो ये रेड्यूस रेडियस कैसे हम निकाल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो वास्तविक त्रिज्या है उसकी लंबाई कितनी है, यानी 25 करोड़ इंच में, है ना।
और आपका यहाँ पर स्केल दिया हुआ है 1:1:125 पर 60 दिया हुआ है। तो ये क्या करेंगे हम, 125 पर जो 60 दिया हुआ है उससे हम 250 पर 60 जो है वो वास्तविक त्रिज्या है, उसमें हम भागा देंगे। तो भागा देने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा लघुकृत जो है पृथ्वी के गोले का त्रिज्या होगा, जो 2 इंच का आता है। अब है कि 2 इंच आपको त्रिज्या मिल गया। अब है कि बनाने के दरमियान आपको एक सेंट्रल मेरिडियन चुनना होता है, उसके सहारे आप जो है प्रक्षेप को बनाते हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि सबसे आसान तरीका यह है कि कौन सा आपका सेंट्रल मेरिडियन होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा होगा। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारे लॉन्गिट्यूड को लिख देंगे क्रम से, इंटरवल के हिसाब से। जैसे मैंने भी लिखा है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री। तो इस तरह से मैंने बांट दिया। अब इसमें क्या करना है कि गिन करके इस तरह से सेट करना है कि दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ जाए, और बीच का जो है आपका हिस्सा, जो बीच में जो संख्या पड़ेगा, जो डिग्री पड़ेगा, वही प्रधान मध्याह्न रेखा होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं 90 डिग्री को है प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में लिया हूँ, सेंट्रल मेरिडियन के रूप में लिया हूँ। और आप यहाँ देखेंगे कि 90 डिग्री के दोनों तरफ जो है वो 5 का जो है वो आपको देखने के लिए लॉन्गिट्यूड मिलेगा। यानी कि 90 डिग्री के यदि बाईं तरफ देखेंगे तो भी 5 आपको उस तरह का लॉन्गिट्यूड दिखेगा, और यदि दाहिनी तरफ आप देखेंगे, बाईं तरफ दाहिनी तरफ दोनों तरफ आपको जो है 5-5 जो है वो आपका अंतराल वाला अंक दिख रहा है। तो इस तरह से अब आपको सारे चीज मिल गए। अब आगे आप इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें सब बनाने के लिए सबसे पहले अब जो मैं काम करूंगा वो इसमें एक कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है। यानी कि प्रोजेक्शन बनाने से पहले आपको एक प्रक्षेप बनाने से पूर्व एक जो है कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है। वो लघुकृत गोला जो है उसको आपको यहाँ पर उसको बनाना है। लघुकृत गोला बनाना है, यानी कि यहाँ पृथ्वी जो आपका वृत्त का चतुर्थांश उसको कह सकते हैं, कि वृत्त का एक चतुर्थांश बनाएंगे, और उस चतुर्थांश वृत्त का जो है जो त्रिज्या होगा वह कितना होगा, वह त्रिज्या होगा आपका 2 इंच का। तो 2 इंच का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त का जो है पहले एक चतुर्थांश खींच लेंगे। अब चतुर्थांश खींचने के बाद जो है क्या करेंगे कि उसमें 15 डिग्री के इंटरवल पर फिर उसको बांट देंगे, 15-15 पर बांट करके इस तरह से उसको पहला हमारा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री का बेस होगा। फिर उसके बाद हम बांटते चले जाएंगे 15, 20, 15, 30, 45, 60, 75, फिर अंतिम वाला 90 डिग्री। तो इस तरह से इसको बांट देंगे। इसके बाद बांटने के बाद इसे जो है चतुर्थांश का आप जो है नामकरण कर देंगे। इसका सबसे बाहरी किनारे को एक तरफ बी दे देंगे और एक तरफ ए देंगे, और इस तरह से इसका जो केंद्र होगा उसको मान लेंगे। तो इस तरह से जो वृत्त का आपको चतुर्थांश मिला वह मिल गया AOB। अब बाकी का जो मैंने 15 डिग्री के अंतराल पर इसको बांटा है तो उसका भी नामकरण कर देंगे। बी के बाद फिर 15 डिग्री पर सी, 30 डिग्री पर डी, 45 डिग्री पर ई, और 60 डिग्री पर एफ, 75 डिग्री पर जी, और 90 डिग्री पर तो पहले से ही वहां पर ए है। तो इस तरह से आप इसका नामकरण कर देंगे। अब क्या करेंगे कि बी सी चाप लेकर के, या आप उसको चाप कहिए या फिर आप उसको त्रिज्या कहिए, तो BC का दूरी जो है उसको लेकर के फिर उस चतुर्थांश के अंदर एक छोटा सा केंद्र वही रहेगा, और उसी केंद्र से एक छोटा सा चतुर्थांश फिर खींचेंगे। तो एक छोटा सा फिर चतुर्थांश बनेगा, और वह चतुर्थांश जो है वह OC, OD, OE, OF, OG रेखा को जो है क्रमशः काटेगा। कहाँ पर, HIJKL इस तरह से काटेगा। अब ये रेखा काट रहा है तो इसको क्या करेंगे कि इन सारी रेखाओं को जहाँ जहाँ काट रहा है वहाँ से जो है OA रेखा से लंब खींचते हुए जो है उसको मिला देंगे। और इस तरह से जब आप मिलाएंगे
तब आपको एच एच डैश आई डैश आई, जे डैश जे, के डैश के और एल डैश एल मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो है ये तैयार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद अब आप जो इसका 45 डिग्री चूंकि मानक अक्षांश है, तो 45 डिग्री जहाँ वृत्त का परिधीय क्षेत्र है स्पर्श करता है, वहां से आप एक लंब खींचते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे और यह ओ ए रेखा का जो विस्तार होगा ऊपर की ओर वो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा। तो इस तरह से आपको एक जहाँ पर कट करेगा वहां पर आप इसका नाम पी रख देंगे। तो इस तरह से आपको एक पीई जो है वह रेखा प्राप्त होगा। तो इस पीई रेखा की मदद से फिर आप आगे जा करके जो है इसका क्या करेंगे कि आगे जब आप प्रोजेक्शन आप बनाने लगेंगे तो फिर वहां पर आपको इसकी आवश्यकता होगी। और मैं फिर आपको जब अगला वीडियो बनाऊंगा इस ऑनलाइन क्लास का, जब दूसरे भाग में मैं आपसे मिलूंगा, तो फिर उसमें आपको इसका जो है प्रक्षेप बनाने की बात मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक ऑनलाइन क्लास में यह संभव नहीं है कि आपको पूरी तरह से मैं समझा दूं, बता दूं किस तरह से बनाया जाता है। तो आज मैं जितना आपके लिए प्रयास किया उसमें आपको बताया कि बोन्स प्रोजेक्शन क्या है, फिर मैं बताया आपको कि बोन्स प्रोजेक्शन का जो है वो पहचान क्या है, फिर आपको इसका गुणधर्म बताया, फिर इसकी उपयोगिता बताया और फिर आपको एक प्रश्न लिखाया, प्रश्न में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ी बनाने के दरमियान मुझे ग्राफिकल मेथड से जब आप बनाएंगे तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी उस पर मैं डिस्कस किया। फिर आपको बताया कि प्रक्षेप बनाने से पूर्व एक कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है, एक रचनात्मक जो है पहले आपको कार्य करना पड़ता है, जो कि वही आपकी बुनियाद होती है, उसी के आधार पर आप प्रक्षेप बनाते हैं। और उस प्रक्षेप में आपको यहाँ इसी की मदद से आपको प्रक्षेप जब बनाने लगेंगे आप बोन्स प्रोजेक्शन, तो वहाँ पर आप इसी की मदद से आप फिर जो है बाकी आप प्रक्षेप को खींच सकेंगे, वहाँ पर बनाएंगे। तो अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा आपको फिर तो इसका बाकी का जो हिस्सा है मैं उस पर चर्चा करूंगा कि कैसे उसको बनाना है, और मैं फिर उसको बताऊंगा, आपको विस्तार से समझाने का कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि आप इस ऑनलाइन क्लास से लाभान्वित हुए होंगे, आप इसको भली भांति समझ भी गए होंगे और जितना मैं आपको बताया हूं इसको आप नोट कर लेंगे। और फिर जब मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा तो दूसरे पार्ट में फिर आपको बोन्स प्रोजेक्शन बनाने का मैं जो है वो सिखाऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। तो ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और इस पर आप अपना कुछ दिमाग अपना भी लगाएंगे। और फिर जब वैसे ही मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा तो फिर उसमें इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रयास करते रहिए और मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के, और मैं समझाऊंगा इसको। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वाध्याय करते रहिए।